कल हमने राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अध्ययन कर लिया था। आज हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी राज्य के नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल के अंतर्गत निहित होती है। और राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो संघ में राष्ट्रपति की है, यानी संघ में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य में किस निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। इसलिए कहते हैं कि राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। विद्वान का नाम है दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु के शब्दों में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है। राज्यपाल की शक्तियाँ किसके समान है, राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीतिक यानी कूटनीतिक जो विदेश संबंध होते हैं, वैदेशिक संबंधों को लेकर राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति के नाम से दूसरे देशों के साथ संधियाँ होते हैं, समझौते होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति भी प्राप्त होती है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध का समापन करता है। और संकटकालीन यानी आपातकालीन अधिकार है अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत के अधिकारों को छोड़कर। कुल मिला के राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ किन को छोड़कर, कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। बाकी स्थिति राष्ट्रपति और राज्यपाल की समान है। अब राज्यपाल की शक्तियों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में जैसे आपको विदित है, दिया भी गया है कि अनुच्छेद 154 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो एक तो ये जब आप कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन करेंगे तो ये इसकी पृष्ठभूमि हो जाएगी कि अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के में निहित होती है और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारी में कौन आते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी सीएम। कौन आता है, सीएम और मंत्रिपरिषद। सीएम और मंत्रिपरिषद आते हैं किसमें, अधीनस्थ अधिकारियों में। इसके अलावा इसमें और दिया अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं और मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण भी करता है, विभागों का वितरण करता है। अब हम इसको बिंदुओं में बनाएंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 154 आपने कर लिया और अनुच्छेद 166 जो दिया गया है उसमें इतना सा कर सकते हैं आप इसी पृष्ठभूमि में कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति आएंगी, सबसे पहले हम इसमें सब पॉइंट बनाएंगे। तो सब पॉइंट बनाओ आप। एसएनआर में सबसे पहले आ जाएगा महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। सबसे पहले कौन सी आ जाएंगी, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। महत्वपूर्ण नियुक्ति आ जाएंगी। अब महत्वपूर्ण नियुक्तियों में सबसे पहले आप बात करेंगे हम कि इसमें अनुच्छेद 163 दिया गया है कि राज्यपाल को कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो महत्वपूर्ण नियुक्ति में सबसे पहले आ जाएगा कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, सबसे पहले करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में करता है। आगे, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको होता है जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जितने भी राज्य स्तर पर आयोग हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है, आरपी जिसको बोलते हैं आरपीएससी, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। और महत्वपूर्ण नियुक्तियों में और कौन कौन से आएंगे? महत्वपूर्ण नियुक्तियों में मैंने आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति बता दी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बता दी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बाद अब मैंने आपको बता दिया कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। और विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति, क्योंकि कुलाधिपति तो स्वयं राज्यपाल होता है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल खुद होते हैं, इसलिए उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो राज्य के वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा और भी जितने भी आयोग हैं राज्य स्तर पर, उनके सदस्यों और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये कार्यपालिका शक्तियों में पहली शक्ति हो गई, पृष्ठभूमि बन गई। हमने पृष्ठभूमि बना ली, उसके बाद हम लिखेंगे कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में निम्न शक्तियाँ आती हैं। निम्न में सबसे पहले महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ आएंगी, और महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मैंने आपको बता दिया किन किन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। आरपीएससी के अध्यक्ष यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के जो आपको होता है वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य स्तर पर जितने भी आयोग होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जितने भी राज्य स्तर पर आयोग होते हैं उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे न्यायिक क्षेत्र में भी, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो ये राज्यपाल की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम बे की बात करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया बे में क्या होगा कि राज्य प्रशासन के विभागों का बंटवारा या राज्य सरकार के विभागों का बंटवारा। जैसा कि अभी आपको अनुच्छेद 166 में बताया कि विभिन्न विभागों के बंटवारा आपको पता है कौन सा वित्त मंत्री होगा, कौन सा शिक्षा मंत्री होगा, कौन सा कृषि मंत्री होगा, कौन सा खेल मंत्री होगा। इनके विभागों का बंटवारा भी आपको पता है राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो ये राज्य प्रशासन राज्य के विभाग या राज्य सरकार के विभागों का बंटवारा। इसके अलावा इसमें एक से और बना सकते हैं हम,
विभागों के नियम, राज्य सरकार के जो विभाग होते हैं, विभागों के नियम अनुच्छेद 162 के अंतर्गत विभागों से संबंधित नियम राज्यपाल के निर्देशन में बनाए जाते हैं। विभागों से संबंधित नियम राज्यपाल के निर्देशन में तैयार किए जाते हैं। राज्यपाल के निर्देशन में तैयार किए जाते हैं, ये भी इसमें जोड़ सकते हो, जो से बिंदु हो गया। इसके अलावा बे और से एक भी कर सकते हो, अनुच्छेद 162 और 66 मिलते जुलते हैं। इसके अलावा इसमें एक दे और होगा कि राज्य प्रशासन के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य प्रशासन की सूचना का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, करने का अधिकार प्राप्त है। मैं नियुक्तियों में एक बात भूल गया आपको, इसमें दे रखा है राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, ये मैंने आपको नहीं बताया, तो उसको महत्वपूर्ण नियुक्तियों में इसको जोड़ लेंगे। राज्य के महाधिवक्ता, यानी जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के एडवोकेट जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, जो राज्य सरकार को कानूनी परामर्श देता है, महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये राज्य स्तर पर होता है, राज्यपाल द्वारा राज्य के एडवोकेट जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब मैं आपको जो चौथा बिंदु बता रहा था, जो राज्य प्रशासन के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, उसके बारे में इसमें स्पष्ट दे रखा है। आगे हम देखेंगे, स्पष्ट अनुच्छेदों के माध्यम से दे रखा है। क्या दे रखा है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ दे रखा है, जो वहाँ जोड़ लेंगे आप। क्या दे रखा है? ये दे रखा है, सबसे पहले हम बात करेंगे, दे रखा है अनुच्छेद जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने के अधिकार में दे रखा है कि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य है कि वे राज्य संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को सूचित करें। यानी राज्य प्रशासन विभिन्न विभागों से संबंधित जो सूचनाएं वे मुख्यमंत्री का कर्तव्य कि वे राज्यपाल को सूचित करें। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 167 सेकंड के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा मांगे जाने पर मुख्यमंत्री को तत्संबंधी सूचना देना आवश्यक है। यानी तत्संबंधी की जो भी विशेष सूचना मांगे उसकी सूचना देना, ये आपको पता है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत तो आपको पता है मुख्यमंत्री का अनिवार्य कर्तव्य, और 167 सेकंड के अंदर जो राज्यपाल मांगे उसकी सूचना दे। इसके अलावा अनुच्छेद 167 थर्ड के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि ऐसे विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय नहीं कर लिया है, मंत्री ने तो निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श हेतु रखेगा। तो कुल मिला के ये बात है कि ये कार्यपालिका शक्तियों में आता है, जो अनुच्छेद के हिसाब से दे रखा है। किसके हिसाब से दे रखा है? अनुच्छेद के हिसाब से दे रखा है। और जो मैं आपको वहाँ बता रहा था वहाँ अनुच्छेद के हिसाब से नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैंने आपको अनुच्छेद के हिसाब से ये करवा दिया। किसके हिसाब से करवा दिया? अनुच्छेद के हिसाब से करवा दिया है।
ये थोड़ा अटक गया है, बाधित हो गया है, इसको दोबारा से देखते हैं। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, तो इसमें राज्यपाल की शक्तियों में देखो यहाँ दे रखा, वही सूचना का अधिकार दे रखा था, लेकिन ये छोटा दे रखा है यहाँ पर अनुच्छेद के हिसाब से नहीं दिया है। इसमें दे रखा है राज्यपाल को राज्य के शासन से संबंधित सभी प्रमुख मामलों के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है कि वे राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों, प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों के बारे में सूचना दे जिनके बारे में राज्यपाल ऐसी सूचना की मांग करें। राज्यपाल किसी भी मंत्री के द्वारा किए गए निर्णय को मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद के विचाराधीन रखवा सकता है। तो जो मैंने आपको ये बात बिना अनुच्छेद के दे रखी है, तो मैंने आपको अनुच्छेद के हिसाब से क्लियर कर दिया। तो ये राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, इनको हम 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, उसके बाद विभागों के संबंध में नियम बनाना अनुच्छेद 162 के अंतर्गत, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि राज्य प्रशासन के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसको बिंदुओं में हम बना सकते हैं, यानी पॉइंट का सब पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे जो शक्ति देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट शक्ति होगी विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति होगी? विधायी शक्ति की हम बात करेंगे कि कार्यपालिका शक्ति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की, क्योंकि इसमें जो अलग से स्पेशल भी दे रखा है, ये न्यायिक शक्तियों में आएगा, यहाँ नहीं आता है, और ये विधायी शक्तियों में आएगा। तो आगे हम इनको देख लेंगे भी। विधायी शक्तियों में सबसे पहले इसमें भी हम सब पॉइंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विधायी शक्तियों, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, तो इसलिए उसको निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। कौन कौन सी प्राप्त है, इसके भी सब पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें पहला बिंदु बनेगा विधानमंडल के सत्र बुलाना। विधानमंडल के सत्र यानी अधिवेशन बुलाना। तो ये राज्यपाल का महत्वपूर्ण काम है। तो इसमें दे रखा है राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ राज्यों में, 6-7 राज्यों में विधानमंडल यानी राज्य में कानून बनाने वाली संस्था के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसलिए दोनों को क्या मिलाकर क्या बोलते हैं, विधानमंडल। और बाकी राज्यों में केवल एक सदन है, इसलिए इसको विधानसभा बोल देते हैं। तो विधानमंडल के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानमंडल या विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, यानी सत्र बुलाता है। और जैसे मैंने आपको संसद के, जब आपको होता है राष्ट्रपति के कार्य बताए थे विधायी, उसमें भी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है। तो यहाँ पर राज्यपाल किसके सत्र बुलाता है, विधानमंडल के सत्र बुलाता है। इसके अलावा इसी में अब अनुच्छेद नहीं जोड़ रखा, तो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 174 कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र के आरंभ में, जैसे सत्र के आरंभ में कौन सा सत्र बुलाया जाता है, बजट सत्र आरंभ में, और वर्ष के प्रथम सत्र के विधानमंडल में अपना भाषण देता है। अगर दो सदन हैं तो विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र के समक्ष अभिभाषण देता है, ठीक है ना। और राज्यपाल को विधानमंडल को संबोधित करने के संबंध में और किसी महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। तो ये हो गया विधानमंडल के सत्र बुलाना और उनका सत्र अवसान करना। और 3 सत्र बुलाता है और 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और 3 सत्र कौन से हो जाए, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो पहला बिंदु हो गया विधायी शक्तियों में विधानसभा के सत्र बुलाना। उसके बाद सेकंड बिंदु क्या होगा, सेकंड बिंदु होगा विधेयकों को अनुमति देना। विधेयकों को
अनुमति देना ताकि वे अधिनियम बन सकें। जैसा कि आपको पता है, देखो इसमें स्पष्ट दे रखा है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है या मना कर सकता है, या उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रोक सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, स्थिति बात करेंगे। तो राज्यपाल साधारण विधेयक को, क्योंकि विधेयक के बारे में आपने पढ़ रखा है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य विधेयक होते हैं 3 प्रकार के, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है ना। तो मैंने आपको केंद्र में बताया था, वही राज्य में स्थिति है कि केवल साधारण विधेयक पर केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल वीटो का प्रयोग कर सकता है। संविधान संशोधन और वित्त विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति उसको अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते। राज्यपाल साधारण विधेयक को अपने सुझावों के साथ विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा, और अगर दूसरा सदन विधान परिषद से पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल की अनुमति के लिए जाता है, तो राज्यपाल यदि उस पर अनुमति दे देते तो वह अधिनियम बन जाता है। और यदि राज्यपाल उस पर अनुमति ना देकर अपने सुझाव सहित विधानमंडल के पास भेज देते हैं तो उसको बोलते हैं वीटो, लौटा सकता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। राज्यपाल को क्या देनी होगी? स्वीकृति देनी होगी। आगे ही बात समझ में। तो विधेयकों को अनुमति, एक बार वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसमें आगे थोड़ा सा बात मैं और जोड़ देता हूँ कि देखो, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो विधेयक राज्य के विधानमंडल से पारित हो गए और उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाते हैं, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक लेता है, यानी उन पर अनुमति खुद ना देकर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। तो मान लीजिए विधानमंडल ने कोई विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजा और राज्यपाल ने किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे उसके ऊपर हस्ताक्षर करे अथवा नहीं करे, और अपने सुझाव सहित वे दोबारा से विधानमंडल के पास भी भेज सकता है। और यदि विधानमंडल ने दोबारा उसको यानी उस पर यानी अपना विचार करके पुनः राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दे रखा है, नीचे दे रखा है कि यदि विधानमंडल जिन विषयों में राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना सकता, उन विषयों में राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अध्यादेश भी जारी नहीं कर सकता। इसमें शॉर्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ विधेयकों को आपको होता है राज्यपाल खुद अनुमति ना देकर राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो उन पर अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति, तभी वे अधिनियम बनेंगे। यदि जब राष्ट्रपति के पास भेजे गए तो राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर ना करके और उसे अपने सुझाव सहित विधानमंडल के पास पुनः भेज देता है। यदि विधानमंडल विचार करके पुनः राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो भी राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेगी कि यदि विधानमंडल ने कोई कानून यानी कोई विधेयक पास करके राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो भी राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। सुझाव के बाद उसको विधानमंडल के पास भेज सकता है, और विधानमंडल ने यदि पुनः भेज दिया राष्ट्रपति के पास तो भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दूसरा, इसमें पहला हमने बताया विधायी शक्तियों में कि विधानमंडल के सत्र बुलाना, और दूसरा मैंने आपको बताया विधेयकों को अनुमति देना। तो अब इसमें तीसरा कौन सा आएगा? अध्यादेश जारी करना। तीसरा बिंदु कौन सा आएगा? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जबकि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो
और उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को विधि निर्माण करने का अध्यादेश होता है। अध्यादेश का वही प्रभाव और महत्व होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को होता है। विधानमंडल का अधिवेशन प्रारंभ होते ही अध्यादेश को विचार के लिए रखा जाता है। यदि विधानमंडल उसे स्वीकार कर लेता है तो लागू होता है, अन्यथा नहीं। और विधानमंडल के अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद वे स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आगे मैं स्पष्ट इसको सब बता देता हूँ कि राज्य सूची के विषयों पर कुल मिला के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और किस परिस्थिति में, कि जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो और विशेष कानून की आवश्यकता पड़ गई हो, तो उस विशेष कानून की पूर्ति करने के लिए राज्यपाल के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है जो कानून के समान प्रभावी होता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश कब तक लागू रहेगा? जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा, उसकी तिथि से, प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ये लागू रहेगा। आगे यदि विधानमंडल चाहे तो उसको अनुमति देकर कानून का रूप दे सकती है, अन्यथा वे विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये तीसरी जो विधायी शक्ति है। उसके बाद जो चौथी है वह है विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत करना। विधान मंडल के सदस्यों को मनोनीत करना। तो सबसे पहले बात मनोनीत में हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 333 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा में, किसमें, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, एक को विधानसभा में। जैसे मैंने आपको केंद्र में बताया था, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 1 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, केवल 1 को मनोनीत कर सकता है विधानसभा में। ये ध्यान रखेंगे। कितने को मनोनीत कर सकता है? केवल 1 को मनोनीत कर सकता है। तो 1 को मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा आपको 1 को राज्य के देश में स्पष्ट दे रखा है, अनुच्छेद नहीं दे रखे। जैसे ये दे रखा है, मैंने बिंदु बनाया था, उसमें दे रखा है कि राज्यपाल कौन? राज्यपाल राज्य विधानसभा में 1 सदस्य आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है यदि वे समझे तो विधानसभा में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 1 इसके अलावा राज्यपाल जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में योगदान दिया हो। ऐसे आपको होता है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो हमने देखा कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने 4 बिंदु बनाए। सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि बनाई कि अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए राज्यपाल को निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली है विधानसभा के सत्र बुलाना, तो विधानसभा के सत्र बुलाता है राज्यपाल। दूसरा मैंने आपको बताया कि विधेयकों को अनुमति प्रदान करना ताकि वे अधिनियम का रूप धारण कर सके। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर जारी कर सकता है और उस परिस्थिति में जारी करता है जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको चौथा ये बताया कि राज्यपाल यानी विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
तो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा यदि वहाँ पर दूसरा सदन है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी का कल।